मोटरसाइकिल है, साइकिल है, उसी पार रख दो जिस पार से तुम आए हो, क्योंकि तुम्हारा इलाका श्रीलंका का है। ये 15-20 साल से खा खा करके इनकी चमड़ी मोटी हो चुकी। कहां कहां कमीशन खोरी नहीं है। आप जो भी बिजनेस करें उसमें कमीशन होगा, हिरसर वालों से कमीशन, पत्थर खदान वालों से कमीशन, नौकरियां मिलती है चाहे आलिया मदरसा की हो चाहे कोई और नौकरी हो, उसमें कमीशन, उसमें रिश्वतखोरी चल रही है, बालू में, कोयला में। अरे पैसों की रेल पेल है भाई। ऐसे लोग आपको तो मजबूत। जब वक्त पड़ा था गुलशन को, मैंने ही लहू का दान दिया, मेरे ही लहू की छींटों से होली भी मनाई लोगों ने। यही दास्तान कुछ है एक ऐसे व्यक्तित्व की जो गरीब घराने में पला बढ़ा और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज सेवा के काम में जुटा और उसके बाद राजनीति के मैदान में आया और उसने वो काम कर दिखाया जो उससे पहले किसी ने सोचा ना था। ब्रिज बनाने की जब बात आती, पुल पुलिया बनाने की बात आती, तो लोग कहते या ये सब मौलवी साहब को क्या पता है, टेंडर पास कराने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतना आसान काम नहीं है। चांदपुर वाले तुम नाव से पार हुआ करो, जमालपुर वाले तुम नाव ही से काम चलाया करो, पुरुलिया वाले, धर्मपुर वाले, जोहीपुना वाले तुम आना जाना करो, तो तुम पुल पुलिया का सपना मत देखो बल्कि नाव से ही पार हुआ करो। मोटरसाइकिल है, साइकिल है, उसी पार रख दो जिस पार से तुम आए हो, क्योंकि तुम्हारा इलाका श्रीलंका का इलाका है। इन लोगों का ख्याल भी यही था कि अब यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, हमारी तकदीर यही है, लिख दिया गया है, हमको इसी तरह गुजर बसर करना है। उस धारणा को और उस तस्वुर को चेंज करने वाला अगर कोई है तो वो अकील अख्तर है। बाढ़ आ जाता था, नदी में पानी भर जाता था और फिर सड़कें की सड़कें नदी में समा जाती थी, कई घर नदी में समा जाते थे, लेकिन लोगों को यह बताया गया कि ये तो तकदीर है और इसी पर गुजर बसर करना पड़ेगा और इससे आगे की उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। या तो आपको इतनी ताकत है कि यहाँ से कोई और जगह खरीद लो तो वहाँ जाकर के अपना घर बना लो, लेकिन सरकार से उम्मीद मत रखो कि यहाँ कुछ होने वाला है। जब अकील अख्तर साहब आए तो इस धारणा को भी कुचल के रख दिया और 22 करोड़ की लागत से चांदपुर, जोहीबोना, पलासबोना, रहमतपुर, वीरनाथपुर और कई गांवों में पत्थरों से पूरे नदी के किनारों को भर दिया। इस तरह से बोल्डर क्रिएटिंग का काम हुआ कि ना पास्ट में कभी इस तरह का काम नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आकर भी उन्होंने लोगों की सोच को बदल करके रख दिया। लोगों को पता नहीं था कि सरकार की तरफ से मेडिकल सुविधा भी मिलती है, हेल्थ के लिए जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसके समाधान के लिए भी सरकार मदद करती है। लेकिन अकील अख्तर साहब ने अपने दम पर 4 अस्पताल अलग अलग जगहों में निर्माण कराए, एक बेलडंगा में, इस्लामपुर की तरफ, एक जिकरहाटी की तरफ और एक श्रीकुंड बाजार की तरफ, 4 अस्पताल निर्माण करवाकर अकील साहब ने बतला दिया कि हेल्थ प्रॉब्लम को समाधान करने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन अफसोस कि उनका कार्यकाल खत्म हो गया, डॉक्टर की बहाली ना हो सकी। लेकिन उनके बाद जो एमएलए बने, 2-2 बार एमएलए बने, विकास मंत्री का पद संभाला और उससे पहले अकील साहब से पहले तो स्पीकर बने हुए थे। तो चलिए छोड़ दीजिए, अकील साहब का देखकर ही अगर विकास करना था तो फिर 2 बार एमएलए बने, पहली बार में कोई पद मिला नहीं मिला तो चलिए कोई बात नहीं, आप एमएलए रह के कोई काम तो कर नहीं सकते हैं। तो विकास मंत्री का पद उनको मिला, उसके बावजूद उन्होंने उन अस्पतालों को नहीं सुधारा। चलिए क्रेडिट का डर था कि क्रेडिट मिल जाएगा अकील अख्तर साहब को, तो अपना अस्पताल बनवा देते, नया टेंडर जारी करा देते। आप ही के पास तो मंत्रालय था, आप ही के पास तो मंत्रालय का बजट था, आखिर कहाँ गया वो सब? रांची जाने के लिए युवा कितने परेशान रहते थे, मजदूर कितने परेशान रहते थे। परेशानी को समझते हुए अकील अख्तर साहब ने एक संगठन बनाया वनांचल एक्सप्रेस को रोकने के लिए, जिसका नाम था रेलवे यात्री सेवा समिति। उसके बाद सीपीआईएम के साथ मिलकर के उन्होंने एक आंदोलन का आगाज किया और कई सालों के आंदोलन के बाद जब रेलवे डिपार्टमेंट में सीपीआईएम के नेता वासुदेव आचार्य जब ऊंचे पद पर पहुंचे तो उनकी मदद से और अकील अख्तर साहब के संघर्ष से वनांचल एक्सप्रेस का ठहराव मुमकिन हो सका। ये भी किसी ने नहीं सोचा था, ये सोचने से पहले ही उन्होंने कर दिखाया और लोगों के धारणा को एक बार फिर से चेंज कर दिया। इसी के साथ अकील अख्तर साहब बरहरवा से पाकुड़ तक जो सड़क है टेंडर निकल चुका था, उसके बावजूद कोई फिक्र नहीं थी मंत्री साहब को। उस वक्त तो मंत्री नहीं थे, स्पीकर थे। स्पीकर भी कोई छोटा मोटा पद नहीं होता, टेंडर निकल चुका था लेकिन काम नहीं करवा सके। अकील अख्तर साहब जब बने तो देखा कि इतनी अहम सड़क, श्रीकुंड बाजार वालों सुनो और गुमानी वासियों सुनो, इसी तरह विक्रमपुर वालों सुनो, इसी तरह इलामी तारानगर वालों सुनो, आप ही के पास से सड़क गुजरती है ना। अगर ये सड़क ना होती तो आपके कारोबार इस तरह चल पाते, आपके प्रोडक्ट्स यहाँ से जा रहे यहाँ आ रहे हैं, इस तरह मुमकिन हो पाता। अकील अख्तर साहब ने उसको रिटेंडर करवाया और दोबारा उस टेंडर पर काम शुरू हुआ और उन्होंने ही अपनी मेहनत से कितने लोग झगड़े, कितने लोग अकील अख्तर साहब के साथ लड़ाई की कितने लोगों ने, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लड़ झगड़ करके सड़क पास करवाया। आज देखिए जो लोग झगड़ रहे थे वही लोग दंदनाते फिर रहे हैं और उनकी जमीनों के भाव जो है आसमान को छू रहे हैं आज। ये किसी ने सोचा था? 78 से ज्यादा पुल पुलिया उन्होंने अपने बहुत ही शॉर्ट टर्म में बनाया है। 3 बार राष्ट्रपति
शासन लागू हुआ उस राज्य में 2.5 साल काम करने का मौका मिला और उसमें 78 पुल पुलियों का बनाना, सिर्फ ये अकेले नहीं और भी काम है, लेकिन मैं सिर्फ पुल पुलियों की बात कर रहा हूँ। इतने पुल पुलियों को बनाना और गुमानी को आपस में जोड़ देना, अरे भाई रिश्तेदारों को जोड़ने का काम क्या है अकील अख्तर साहब ने, कभी ये तो सोच लेते। बिजली के लिए आप परेशान थे, सुबह के लिए और शाम के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित था कि इतने टाइम में बिजली आएगी और उसके बाद नहीं आएगी। लोगों ने यही समझ रखा था कि बिजली तो यही तकदीर है और इसी तरह हमको बिजली मिलनी है। लेकिन अकील अख्तर साहब ने पहले पत्र लिखा, पत्र तो सभी लोग लिखते हैं, अकील अख्तर साहब ने भी पत्र लिखा स्पीकर को कि बिजली को सुधारिए, ध्यान नहीं दिया गया। जब ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन पर उतर आए। यही तो नेता होता है, छीन कर लाने वाला आपके अधिकारों को। वो फर्श पर बैठ गए और कहा उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक आप इस मांग को पूरा नहीं करेंगे। ये होता है नेता। रोड की बात कीजिए तो ऐसी जगह पे सड़क बना दी, चप्पल खोलकर और लुंगी उठा करके चलते थे, कीचड़ों में चलते थे, ऐसी जगह उन्होंने रोड बनवा दी। कितनी जगहों की मिसाल, हरिगंज चले जाइए, डोमपड़ा चले जाइए, इस तरह की मिसालें भरी पड़ी है कि उन्होंने ही जोर लगा करके, कुछ लोगों ने दान किया, कुछ लोगों ने, लेकिन जो नेतृत्व करना था उन्होंने ही किया। तो इस तरह से लोगों की जिंदगी को उन्होंने इतना आसान बना दिया। और इसमें बरहरवा ले लीजिए, बीएसके कॉलेज, केकेएम कॉलेज पाकुड़ ले लीजिए, वहाँ पे टंकी बना करके दी। केकेएम कॉलेज में लाइब्रेरी भवन निर्माण करके दिया, कई जगह पे हाई स्कूल बनाए। ये सब काम कोई एमएलए समझता ही नहीं, पाकुड़ का कोई एमएलए ये समझा ही नहीं कि ये सब मेरा काम है। लेकिन वो काम अकील अख्तर साहब ने अपने कार्यकाल में करके दिखाया, वो भी 2.5 साल की कम मुद्दत में। और उनका जो काम है जो गैर राजनीतिक है, यानी राजनीति से परे है, वो तो बहुत ज़्यादा है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको मालूम है। कोई गांव छूटा नहीं है उनके कामों से। बोला जाता है मैया सम्मान योजना, गठबंधन की सरकार, बिजली बिल माफ़ कर दिया, कर्ज माफ़ कर दिया, तो हम उसको ही वोट देंगे। मैं कहता हूँ कि ये सब काम हेमंत सरकार ने किया है और ये सब काम अगर हेमंत सरकार रहे, हम दुआ करते हैं कि वही रहे, तो ये सब आपको मिलता रहेगा। लेकिन प्लस आपके क्षेत्र के लिए खास काम अगर कोई कर सकता है तो एमएलए कर सकता है, वो आपका हेमंत सोरेन आकर नहीं करेगा। आप हेमंत सोरेन को देखकर वोट दे रहे हैं ना, तो हेमंत सोरेन तो सारे इलाकों के लिए जो काम करता है वही आपके इलाके में होगा। लेकिन इस इलाके का अगर आप चुनना है, आपको कोई लीडर, अगर इस इलाके के लिए आपको कोई लीडर चुनना है तो ऐसे लीडर को चुनिए जो आपके काम कर सके। जो बात बता दूं आपको कि अकील साहब ऐसी पार्टी में है, उसका ऐसी पार्टी में है कि उस पार्टी ने बीजेपी के साथ कभी भी गठबंधन नहीं किया है, ना केंद्र में और ना ही राज्य। इसलिए ये बात जहन से निकाल दीजिए कि अकील अख्तर साहब बीजेपी में चले जाए। ये एक तरह से बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ी अफवाह है। ये ऐसे ही लोग फैलाते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, डरा धमका करके, लोगों को भ्रमित करके कीमती वोटों को हासिल करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी को क्या जवाब दोगे? ये जवाब दोगे कि मुझे व्यक्तिगत लाभ मिला था। कितने लोगों को लाभ मिलता है? जो उनके कार्य करता है उन्हीं लोगों को ना लाभ मिलता है। आपको क्या मिलता है? आपके बच्चों को क्या मिलता है? आपके बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है सही से? उनके लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है यहाँ पर? आपकी बहू, आपकी बेटियां तड़पती हुई जो जान दे देती है, मर जाती है, आपको एम्बुलेंस में आप फोन करते हैं और आते आते दम तोड़ देती है या रास्ते में जाते जाते दम तोड़ देती है। आखिर इन समस्याओं को समझने वाला कौन है? आगे चल करके अगर हमारी बेटी को कोई कुछ हो जाए और हमारी बहू को कुछ हो जाए तो हम क्या जवाब देंगे? उसके जिम्मेदार तो हम हैं, उसकी जान लेने वाले तो हम हैं। इतनी दरिंदगी आ गई है कि हम कुछ लाभ के लिए इलेक्शन के मौके पर 2000-3000 करके पकड़ा दिया तो उससे अपना फ्यूचर बेच देंगे, अपने बच्चे और बच्चियों का फ्यूचर बेच देंगे। ये अक्लमंद आदमी का काम है। मुसलमान वैसे ही पूरे भारत में पिछड़े हुए हैं, यहाँ पर हमको मौका मिल रहा है सुधार करने का, लेकिन हम सो रहे हैं गफलत में। आखिर और कौन सी चीज़ है जो हमें जगा सकती है? हम नई नस्ल के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? तो मेरे भाइयों, ऐसे नेता को आप चुनिए जो आपके समस्याओं का समाधान करना जानता, जिसको काम करना आता, जिसको मेहनत करना आता, जिसको आंदोलन करना आता, जिसको आवाज़ उठाना आता। ऐसे नेता को भेजिए तो आपके क्षेत्र की भलाई है। बाकी जो आपको राजधानी से, रांची से, विधानसभा से जो लाभ मिलते हैं वो तो मिलते ही रहेंगे। यहाँ पे सवाल है अपने क्षेत्र के लाभ का। आपके क्षेत्र में क्या लाभ मिल रहा है आपको? बाढ़ आ जाने की वजह से फसलें नष्ट हो जाती हैं। कई बार मुआवजा देने का ऐलान हुआ लेकिन दिया गया? कुछ नहीं दिया गया। शेरशाहबादी सर्टिफिकेट के लिए परेशान। अकील अख्तर साहब अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में थे, उस वक्त 2012 के आखिर में शेरशाहबादी सर्टिफिकेट पर बैन लग गया था, तो अकील अख्तर साहब ने पत्र लिख करके कोशिश की थी और अल्टीमेटम दे दिया था आंदोलन का। लेकिन अफसोस की बात है कि फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। शेरशाहबादी सर्टिफिकेट के लिए 10 साल तक क्या किया है? 5 साल तक आप विकास मंत्री रह करके शेरशाहबादी सर्टिफिकेट को निर्गत नहीं करवा पाए, तो आप कौन सा और पद चाहिए? जो लोग युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको तो कम से कम सोचना चाहिए कि आप 27% रिजर्वेशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। प्लीज, वक्त बहुत कम है, फैसला लेने की घड़ी है।
कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो एक कॉमन सेंस वाला आदमी भी समझ सकता है कि अकील अख्तर साहब के साथ जो कार्य करता है वो गरीब घराने से, वो आप ही जैसे साधारण लोग हैं, कुछ आस लिए हुए हैं, अच्छे फ्यूचर की आस लिए हुए बैठे हैं। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इस इलाके में, उनको देखिए कि 15-20 साल से खा खा करके इनकी चमड़ी मोटी हो चुकी। कहाँ कहाँ कमीशन खोरी नहीं है। आप जो भी बिजनेस करें उसमें कमीशन होगा, किरसर वालों से कमीशन, पत्थर खदान वालों से कमीशन, नौकरियां मिलती है चाहे आलिया मदरसा की हो चाहे कोई और नौकरी हो, उसमें कमीशन, उसमें रिश्वतखोरी चल रही है, बालू में, कोयला में। अरे पैसों की रेल पेल है भाई। ऐसे लोग आपको तो मजबूत नजर आएंगे, आप सोचने आ रहे हैं उनके कार्यकर्ता बड़े मजबूत हैं, बहुत काम कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी काम होता है, पेट्रोल डालना पड़ता है तब गाड़ी चलती है। तो आप कार्यकर्ता की तरफ क्यों देख रहे हैं? अकील अख्तर साहब के कार्यकर्ता सिर्फ परिवर्तन के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2 बार के हारे हुए था, 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार, उसके बावजूद उनके कार्यकर्ता उनका दामन नहीं छोड़ रहे हैं। उनके कार्यकर्ता को कोई टेंडर नहीं मिल रहा है, बिजनेस करने का मौका नहीं मिल रहा है, चुन चुन करके उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। यहाँ पे तो यही होता है ना कि पार्टी कीजिए तो आपको टेंडर भी मिलेगा, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपको रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ आप ही को मिलेगा। असल में दादागिरी वर्सेस गरीबी का चुनाव है। आप किसमें हैं उसमें सपोर्ट कीजिए। आप अगर अच्छे हैं, अच्छी चीज चाहते हैं तो अच्छे लोगों का समर्थन कीजिए, फल भी अच्छा मिलेगा इंशाअल्लाह। बाकी जो वादे किए गए हैं, यूनिवर्सिटी बनाने का वादा, नदियों में पानी को रोकने की व्यवस्था करने का वादा, रोजगार देने का वादा, हॉस्पिटल को दोबारा बहाल करने का वादा, जहां पे पानी की समस्या है उन समस्याओं को दूर करने का वादा, और भी कई काम हैं इस क्षेत्र में करने के, उनके लिए, परिवर्तन के लिए एक बार सिर्फ साथ दे करके देखिए। इंसाफ यही है कि जिसने आपकी बातों को सुन करके पार्टी को छोड़ दिया हो, उसको आप नहीं छोड़ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।